सास पर अत्याचार। अरे मम्मी, यही हाल में सो जाऊँ ना? क्या दिक्कत है? आखिर यहाँ भी तो बेड है ना? पारुल ने अपनी मम्मी पार्वती से कहा। पर तेरी सास का कमरा तो खाली ही है, फिर यहाँ हॉल में क्यों सोऊं? सुबह दामाद जी उठ जाते हैं जल्दी, फिर उनके सामने मेरा सोना नहीं बन पाता है। मैं तो उसी कमरे में आराम से सोऊंगी। मैं तेरे भ्रम को नहीं मानती, पार्वती जी ने कहा। पर मम्मी, मेरी सास के गुजरने के बाद उस कमरे में रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जा पाती, तो रात की तो बात ही अलग है। ना जाने कितने पूजा पाठ करवाए, पर कोई असर नहीं हुआ उस बुढ़िया पर। जीते जी भी सताती थी और अब मरकर भी चैन नहीं। पारुल ने कहा, वह पापन बुढ़िया थी, इसलिए मरने के बाद ही भटक रही है, वरना अब तक मुक्त हो जाती। सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो झाड़ फूँक में महारत है। तेरी सास तो उसके आगे पानी भरते हुए नजर आएगी। तू चल मेरे साथ कल उसके पास। पार्वती ने कहा, ठीक है चलूँगी, पर आज रात आप बाहर हॉल में ही सो लेना, वरना कहीं वह आप पर ही हमला न कर दे। पारुल ने कहा, मुझ पर हमला करेगी वह बुढ़िया? अरे जानती नहीं है क्या वह मुझे? कैसे दांतों तले चना चबवाया था। आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा आने से पहले 10 बार सोचेगी। पार्वती ने कहा, तो क्या आप उस कमरे में सोने जा रही हैं? पारुल ने पूछा। ना ना, मैं हॉल ही में सोऊंगी। क्या पता दरवाज़ा बंद करके वह बुढ़िया मेरा गला ही दबा दे। यहाँ तो कम से कम कोई दरवाज़ा तो नहीं है। पार्वती ने कहा। रात हो गई और सभी सो गए। शांति से रात बीत गई। अगली सुबह पारुल अपनी मम्मी को जगाकर पूछती है, मम्मी नाश्ते में क्या बनाऊँ? तब भी कमरे में एक भयानक सी आवाज़ गूंजती है। अपनी माँ से पूछकर नाश्ता बना रही है? दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक। कमला को ऐसा कहते ही पारुल और पार्वती डर से दूर जाकर कहते हैं, मम्मी जी आप पहले तो आप बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी? आप अपने कमरे से बाहर कैसे? देखा मम्मी, अब क्या आया यकीन मेरी बात का? मेरे दिन रात का चैन छीना था तुम माँ बेटी ने, फिर अब तो मेरी बारी है, अब पासा मेरे हाथों में है। जो तुम लोगों का सुख चैन न छीना तो मेरा नाम भी कमला नहीं। पार्वती ये देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं, पर पारुल को जैसे सुन मार गया था। वह डर के मारे थर थर काँप रही थी और उसे अपना अतीत याद आ गया, कैसे उसने अपनी सास को सताया था और आज उसी का बदला लेने वह आई थी। क्या किया था पारुल ने, आइए जानते हैं। सभी कमला को बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे। आज बड़ी मिन्नतों के बाद उनके घर में खुशियाँ आई थी, क्योंकि कमला अपने पति को कई साल पहले ही बीमारी में खो चुकी थी। पवन तब करीब 10 साल का था। तब से उसने अपने बेटे पवन की परवरिश अकेले की थी। पति के मरते ही जेठ जेठानी ने घर से माँ बेटे को धक्के मारकर निकलवा दिया था और सास ससुर ने भी कमला जी की जेठ जेठानी का ही साथ दिया। बेचारी कमला जी को कुछ दिनों तक वहीं घर के दरवाजे पर बैठी रही थी, पर किसी को भी उनके भूखे प्यासे बच्चे या उन पर तरस नहीं आया। कमला जी ने अपने भूखे बेटे की हालत देखी नहीं गई, पर इस हालत में कहाँ जाती? मायके में भी कोई नहीं था उनका अपना जो उनका साथ दे पाता। कमला जी एक दिन अपनी बचपन की सहेली के घर पहुंच गई। उनकी सहेली और उनके पति ने दोनों को अपने घर में सहारा दिया। कमला जी भी बीए पास थी, तो उनके पति ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी, क्योंकि कमला जी शादी से पहले भी पढ़ाया करती थी। उनकी सहेली ने उनका हर कदम पर साथ दिया। पवन भी अपनी माँ की बेबसी बड़ी करीबी से देखी थी। उसने जी तोड़ मेहनत कर की और हर क्लास में अव्वल आया, तो नौकरी की तैयारियों में जुट गया और कई सालों तक बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया था। बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होता देख कमला जी ने उसकी शादी तय कर दी और आज उसकी शादी हुई थी। पवन अपने काम के चलते ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर पारुल और कमला ही रहते थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे पारुल का रवैया कमला पर बड़ा ही रूखा होता गया। वह कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। यह सब कमला पवन को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि वह पहले से ही जंगबर्द होता था। ऊपर से घर की परेशानी बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर पारुल इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। पारुल अक्सर अपनी मम्मी पार्वती को वहाँ बुला लेते और दोनों साथ मिलकर कमला पर अत्याचार करते थे। एक दिन पारुल कमला से कहती है, मम्मी जी आज खाना मत बनाना, मैं और मम्मी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। कमला ये सोचते थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने लगी थी कि तभी पारुल आकर कहती है, ये क्या कर रही है? मैंने कहा ना खाना नहीं बनाना है।
यह मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ बहू, कमला ने कहा। वाह रे बुढ़िया, आप क्या कोई मुखिया हैं जो सिर्फ आपके लिए चूल्हा जलेगा? फालतू के गैस नहीं है इस घर में, और आपका बेटा ये फालतू के खर्च करने के लिए सरहद पर यूँ मौत से नहीं लड़ता। पारुल ने कहा। बहू तुम भी तो बाहर खाने जा रही हो, तो मुझे भी तो भूख लगेगी, फिर मैं क्या खाऊंगी? यह क्या तुम कहे जा रही हो? जो मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता, अरे वह घर परिवार के लिए ही तो यह सब करता है। मैं तो खाना खाऊंगी ना। कमला ने कहा। हाँ हाँ पता है, जब तक आप खाएंगी नहीं नींद कहाँ आएगी। रात की रोटी पड़ी है और दाल भी, वही खा लेना। यह कहकर पारुल चली गई। बेचारी कमला और क्या करती, वह वहीं खाकर घर के कामों में लग पड़ी। दोनों माँ बेटी कुछ घंटे बाद वापस आकर सोफे में बैठ जाती हैं और पार्वती कमला को आवाज़ लगाती हुई कहती है, समदन जी जरा अजवाइन का पानी बनाकर लाना, वह बदहजमी लग रही है। मम्मी आप भी ना थोड़ा कम ही खा लेती तो क्या हो जाता? अरे वह पनीर मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता, इसलिए खा लिया, बस वही ज़्यादा हो गया, पार्वती ने कहा। अरे मम्मी बर्बाद क्या होता, ले आते घर पर और इनको दे देते, थोड़ा यह भी खा लेती, पारुल ने कहा। हाँ वैसे भी घर पर भी तो यह हमारा झूठन ही तो खाती है, पार्वती ने कहा। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तब तक कमला अजवाइन का पानी लेकर आ जाती है। अजवाइन पानी पीते ही पार्वती को उल्टी हो जाती है, तो इस पर पारुल खूब खरी खोटी कमला को सुनाती है और पानी में गड़बड़ी का इल्ज़ाम भी लगाती है और साथ में उससे उल्टी भी साफ करवाती है। समय बीतता गया और सभी को पवन के घर आने की खबर मिली। पार्वती भी वहीं तंबू गाड़ कर बैठी थी, तो उससे पारुल कहती है, मम्मी यह आ रहे हैं अगले हफ्ते, अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो? सुन, अगर इसे कुछ कहना ही होता तो कब का कह दिया होता, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को कह दिया तो इससे पहले हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, पार्वती जी ने कहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी? पारुल ने पूछा। सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से पेश आना और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर तू मेरे साथ मेरे घर चलना। यह खाना खाकर पड़ी रहेगी और फिर हम उनके हार्ट अटैक से मौत का रोना रोते हुए घर वापस आएंगे। इससे यह भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने से 5 घंटे बाद इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलती, पार्वती ने कहा। हाँ मम्मी, और यह सब उसी दिन घटेगा जिस दिन यह घर पर आएंगे, पारुल ने कहा। इसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार कमला के लिए बिल्कुल बदल गया। कमला समझ रही थी यह सब पवन के आने की खबर का असर है, इसलिए वह चुपचाप इनका नाटक देख रही थी। एक दिन पारुल कमला से कहती है, मम्मी जी मैंने दोनों पहर का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। इसके बाद पार्वती और पारुल पूरी योजना से कमला के खाने में जड़ी बूटी मिलाकर चले जाते हैं। उधर बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था। आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए बेताब था। उसने खुशी खुशी न जाने कितने ही खूबसूरत तोहफे माँ के लिए खरीद लिए थे और साथ में माँ के लिए गर्मा गर्म रबड़ी माँ को बहुत पसंद थी। घर पहुँचा तो बाहर से ही मामा पुकारता हुआ घर में प्रवेश किया। पवन बोला, अरे माँ कहाँ हो? कमाल है, पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही मेरी राह तकती रहती थी और आज आवाज़ लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, माफ़ कर दो, इस बार आने में देर हो गई, अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। अब देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी तो ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी तो पवन की धड़कन तेज होने लगी। वो दौड़कर माँ के कमरे में गया। माँ तो ज़मीन पर पड़ा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झंझोड़ना शुरू किया, मगर माँ नहीं उठी। पवन ने देखा माँ का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। पवन माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा कि तभी पीछे पीछे पार्वती और पारुल भी घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखो पारुल, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं जब अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया, पवन ने रोते हुए कहा। क्या? पर कल तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, फिर यह अचानक? नहीं मम्मी जी, आप हमें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो, मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगी, पारुल ने सीना पीटते हुए कहा। यह सब नाटक खत्म हुआ और कमला जी जब का अंतिम संस्कार हो रहा था तो पवन की नज़र अचानक से माँ के पैरों में पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी माँ के पैरों में ऐसे निशान नहीं देखे थे जिससे कुछ शंका हुई। और उसने अचानक से कुछ ऐसा किया कि वहाँ शमशान में जितने भी लोग थे किसी को भी पता नहीं चला। अब माँ के जाने के गम में वह अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी छिन गई थी, लेकिन इधर अब
माँ बेटी खुशी खुशी घर में रहने लगी। पर फिर पार्वती कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। पवन अभी घर पर ही था और पारुल भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही पवन वापस अपने काम पर लौटेगा वैसे ही वह अपनी मम्मी को बुला लेगी। एक रोज़ पारुल रसोई में खाना बना रही थी और पवन बाहर हॉल में टीवी देख रहा था। तभी अचानक पारुल के पीछे एक साथ कई सारे बर्तन गिर गए। पारुल चौंक कर पीछे देखा तो उसने सोचा इधर उधर बर्तन रखने की वजह से वे गिर गए होंगे, इसलिए उसने वापस से बर्तनों को सजा कर रख दिया। फिर जैसे ही वे वापस पकाने के लिए मुड़ी सारे बर्तन फिर से गिर गए। जिस पर पवन कहता है, अरे पारुल क्या कर रही हो, आज पूरा घर तोड़ने का इरादा है क्या? इधर पारुल हैरान बस सोच रही थी कि कैसे सारे बर्तन फिर से गिर गए। पारुल फिर उसको नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग गई। एक रोज़ उसने फ़ोन पर पार्वती से कहा, मम्मी सोच रही हूँ मम्मी जी के कमरे की सफाई कर आपके रहने का इंतज़ाम इस कमरे में कर दूँ। अब आप आराम से उसे कमरे में रहना, पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। हाँ बेटा चलो अब फैल कर रहूँगी तेरे घर में, पार्वती ने कहा। एक दिन पारुल कमला के कमरे में सफाई करने जाती है। वह सबसे पहले अलमारी की सफाई करने की सोचकर जैसे ही अलमारी खोलती है उसमें कमला के सारे कपड़ों पर खून लगा देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह अलमारी को बंद करके उस कमरे में से भागने ही वाली थी कि वह कमला को अपने सामने खड़ा पाती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। क्या हुआ बहू, सोचा था मुझे मारकर मुझमें हमेशा के लिए पीछे छुड़ा लेगी, पर मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं यहीं आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही ले जाऊंगी, कमला ने कहा। पारुल डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने पवन को पाया। वह घबराकर उठ बैठी और पवन से कहा, सुनिए जी, मम्मी जी गई नहीं है, वह अपने कमरे में ही हैं, मैंने उन्हें देखा है। ये क्या कह रही हो पारुल? जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता और मैंने खुद मम्मी का अंतिम संस्कार किया है, वह कैसे वापस आ सकती हैं? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पवन ने कहा। नहीं जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप जाकर मम्मी जी की अलमारी खोलकर देखिए, उनके सारे कपड़ों में खून लगा हुआ मिलेगा, पारुल ने कहा। फिर पवन जाकर कमला की अलमारी खोलकर देखता है पर उसमें उसको कोई खून नहीं मिलता। तो इस पर पवन पारुल से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें भ्रम हुआ है, कहाँ है खून? पर पारुल क्या खून देखती, उसकी तो आंखें ही खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि पवन के पीछे ही वह कमला जी को खड़ा देख पा रही थी। वह चीखती कमरे से भाग गई। फिर उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ करवाए पर कमला का एहसास उसे हर वक्त होता रहा। देखते देखते पवन के जाने का दिन आ गया। पारुल अपनी मम्मी को फ़ोन पर कहती है, मम्मी जी अब तो यह जा रहे हैं, इधर वह बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है, इनसे कहती हूँ तो ये मुझे मेरा भ्रम कहते हैं, इसलिए आप आ जाओ, कहीं अकेला पाकर यह बुढ़िया मुझे मार ही न दे। इससे अच्छा तो यह होता कि वह बुढ़िया जिंदा ही रहती। सच ही तो कह रहे हैं दामाद जी, तेरा भ्रम ही है ये सब, मरने के बाद कोई लौटता है क्या? ठीक है मैं आती हूँ, देखती हूँ कौन परेशान करता है तुझे, पार्वती ने कहा। इधर पवन जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही पार्वती आ गई। मैं तो जाकर समधन के कमरे में ही सोती हूँ, देखती हूँ वह आती है या नहीं। पार्वती के ऐसा कहते ही पारुल उसे मना कर रही थी, पर जब दोनों को कमला अपने सामने दिखी तो उनके होश ही उड़ गए। सोच रही हूँ आज तो पवन चला गया तो आज तुम लोगों का काम तमाम ही कर देती हूँ, पर आज तक मैं समझ नहीं पाई कि उस दिन तो मैंने बस रोटी सब्जी खाई थी, उसके बाद मैं झटपटाने लगी, मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? कमला ने पूछा। मम्मी जी मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने वह जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था, कहा था कि इससे आपके मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगा और हर किसी को आपकी मौत नॉर्मल लगेगी। मेरा यकीन मानिए मैं तो मना भी कर रही थी, पर इन्होंने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप मेरा और इनका तलाक करवा देंगी। पारुल ने कहा, अरे वाह बेटी क्या बात बोल रही है तू, अब सब सामने समधन जी भूत बनकर खड़ी हैं तो सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर लगा दिया। तुझे तो शुरुआत से ही पसंद नहीं थी, तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तू इन पर अत्याचार करती थी, अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही है। वाह बेटी, जब बात जान पर बनी तो मुझे आगे कर दिया, पार्वती ने कहा। दोनों माँ बेटी की तू में मैं सुनकर पवन भी अंदर आ गया था और उसे देखकर पारुल पार्वती चुप होकर उसे ही देखने लगती हैं। चुप क्यों हो गई दोनों? अरे जब इतना बताया है तो यह भी बता दो ना कि इन पर कैसे कैसे अत्याचार करते थे।
तुम दोनों, और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही तुमसे शिकायत रहती है। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा यह कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया है, पर मुझे पूरी बात जाननी है। पवन ने कहा। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो चले गए थे ना? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, हमने नहीं मारा उन्हें, पारुल ने सफाई देते हुए कहा। अभी भी झूठ बोल रही हो। लगता है मम्मी का डर ख़त्म हो गया है। मम्मी कैसी भूत हैं आप? आपके सामने झूठ बोल जा रही हैं और आप शांत खड़ी हैं। पवन ने हंसते हुए कहा। क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही हैं? इनसे कहिए ना कि हमें छोड़ दें, हमें जो सज़ा देना है दे दीजिए, पर मम्मी जी की आत्मा से बचा लीजिए, पारुल ने कहा। इस पर पवन हंसकर कहता है, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है। पवन ने कहा। क्या? पर कैसे? आपने खुद इनका अंतिम संस्कार किया था, पारुल ने कहा। हाँ, क्योंकि वह सारा कुछ मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि नाटक सिर्फ तुम दोनों करना चाहता है? तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी और मम्मी मरने का, पवन ने कहा। तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? पारुल ने पूछा। नहीं खाया था, पवन ने कहा। उस दिन जब तुम दोनों इस डर से मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता ना दे, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, तभी मम्मी ने सब सुन लिया था और फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं मम्मी की बात सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस सिर्फ मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे मुताबिक चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह में छुपा कर रखा। पवन के यह कहने पर पारुल कहती है, फिर वह खून वाले लाल कपड़े, बर्तनों का गिरना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक गायब हो जाना, यह सब क्या था? यह सब मेरा किया हुआ है पारुल। मैं चाहता था तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्ज़ाम में तभी जेल भिजवा सकता था, पर तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हें तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। पवन ने कहा। देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की इसका साथ देकर। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, यह वादा करती हूँ, पार्वती ने कहा। अरे मम्मी जी, जब जहाज़ डूबता है सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। अगर आप चाहती हो तो पारुल को सही दिशा दिखा सकती थी, पर आप नहीं। आपने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी ही बेटी के सास को जहर देने की योजना बना ली। पवन ने कहा। बहू, तुमने ना जाने कितने ही अत्याचार किए मुझ पर, फिर भी मैंने सब कुछ चुपचाप सहा क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था, पर तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहीं की तकलीफ़ सहे, पर अगर मैंने आज तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगी, कमला ने कहा। मम्मी, पुलिस आ रही है और पारुल, तलाक के कागजात शायद तुम्हें जेल में ही मिल जाएंगे, दस्तखत कर देना, पवन ने गुस्से में कहा। क्योंकि मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को मौत की नींद सुलाना चाहा। उस पर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता, ना ही वो मेरी पत्नी बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू। इतना सुनते ही पारुल पवन के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, मत भिजवाइए, मेरी मम्मी की उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस पर पवन ने उसे एक चांटा लगाकर कहता है, तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में? जाओ अब ये नाटक अदालत में करना, हालांकि वहाँ भी यह काम नहीं आएंगे मेरे सबूत के आगे। फिर पुलिस जाकर उन दोनों को ले जाती है और पवन ने अदालत में सारे सबूत पेश किए तो दोनों माँ बेटी को 7-7 साल की सज़ा हुई। पवन की माँ कमला जी ने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करा दी और वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर मगर पूरे घर की देखभाल के साथ साथ कमला जी को बहुत सेवा करती थी। कम पढ़ी लिखी थी। माँ को जब नेहा इतना प्यार और सम्मान देती थी तो पवन को नेहा पर गर्व होता था कि भले ही नेहा मुझसे बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कारों में वो किसी देवी से कम नहीं है। कमला जी ने उसके साथ उसकी शादी करा दी थी। कमला जी को अब जाकर अपनी ज़िंदगी में खुशी नसीब हुई थी। इधर पवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उधर सज़ा पूरी होने के बाद जब पारुल अपनी माँ के साथ पिता के घर पहुँची तो पिता ने भी गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि तुम लोगों ने अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। पार्वती जी अपनी पति के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई पर नहीं माने। आखिर दोनों को ही घर से हाथ धोना पड़ा और सड़क पर दर दर की ठोकरें लिए मजबूर हो गई।
दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।